दोस्तों, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। इस दुश्मनी के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रधार थे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी। जी हाँ, ईरान के मिलिट्री के लिए कासिम सुलेमानी को उनकी रीढ़ की हड्डी बताया जाता था। कासिम के नाम से बड़े बड़े देश कांपते थे। आज से लगभग 2 साल पहले अक्टूबर 2020 को कासिम सुलेमानी की इराक के बगदादा एयरपोर्ट पर हत्या कर दी जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन था इस ड्रोन हमले के पीछे और क्यों थे कासिम सुलेमानी ईरान के लिए इतने महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा। दोस्तों, सुलेमानी ईरान के लिए कितने अहम थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की खबर के आने के फौरन बाद ही उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के झंडे की तस्वीर ट्वीट की थी। सुलेमानी ने ईरान की ताकत को बढ़ाने के लिए बेहद काम किया। उसने मिडिल ईस्ट में भी ईरान की ताकत को बढ़ाया। अपनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर सुलेमानी ने लगातार काम किया। नतीजा यह हुआ कि वो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और इजराइल जैसे अमेरिकी समर्थक देशों के लिए भी ईरान से निपटना मुश्किल हो गया था। और यह सब सुलेमानी की नीतियों का कमाल ही था। इस कारण उसे कई बार मारने की कोशिश की गई। करीब 20 सालों तक वेस्टर्न कंट्रीज, इजराइल और अरब देशों की खुफिया एजेंसियां उसे मारने के लिए पीछा करती रही, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। जनरल सुलेमानी भले ही ईरान के एक बड़े सैन्य कर्मी और उभरते हुए नेता थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें और उनकी कर्ड्स फोर्स को सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों की मौत का जिम्मेदार देते हुए आतंकवादी घोषित कर रखा था। सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का मेन स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता रहा है। 1998 से सुलेमानी ईरान की कर्ड्स फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। वे ईरान की एक खास शख्सियत थे, जिनकी कर्ड्स फोर्स सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को रिपोर्ट करती थी। सुलेमानी की पहचान देश के वीर के रूप में थी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी ने उन्हें अमर शहीद का खिताब भी दिया था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही उठकर सामने आता है दोस्तों, कि आखिर अमेरिका उनकी हत्या करना क्यों चाहता था। उनकी एक बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने यमन से लेकर सीरिया तक और इराक से लेकर दूसरे मुल्कों तक रिश्तों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था, ताकि इन देशों में ईरान का असर बढ़ाया जा सके। सुलेमानी के नेतृत्व में ईरान की इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी पर भी कर्ड्स फोर्स का प्रभाव रहा है। ईरान के दक्षिण पश्चिम प्रांत किरमान के एक गरीब परिवार से आने वाले सुलेमानी ने 13 साल की आयु से अपने परिवार के भरण पोषण में लग गए। अपने खाली समय में वे वेट लिफ्टिंग करते और खामनेई की बातें सुनते। सुलेमानी 1979 में ईरान की सेना में शामिल हुए और महज 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पश्चिम अजरबैजान में एक वॉर में शामिल हुए थे। इराक और ईरान युद्ध के दौरान इराक की सीमाओं पर अपने नेतृत्व की वजह से वे राष्ट्रीय हीरो के तौर पर उभरे थे। सुलेमानी ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के मुकाबले कुर्द लड़ाकों और शिया मिलिशिया को एकजुट करने का काम भी किया था। हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ सीरिया की बशर अल असद सरकार को भी सुलेमानी का समर्थन प्राप्त था। जी हाँ, दूसरी तरफ सुलेमानी को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता था। अमेरिका ने कर्ड्स फोर्स को 25 अक्टूबर 2007 को यह आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और इस संगठन के साथ किसी भी अमेरिकी की लेन देन किए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। 23 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब और बहरीन ने भी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी और इसकी कर्ड्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को आतंकवादी घोषित किया था। सद्दाम हुसैन के साम्राज्य के पतन के बाद 2005 में इराक की नई सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्रियों इब्राहिम अल जाफरी और नूरी अल मलिकी के कार्यकाल के दौरान वहां की राजनीति में सुलेमानी का प्रभाव बढ़ता चला गया। इसी दौरान वहां के शिया समर्थित बद्र गुट को सरकार का हिस्सा बना दिया। बद्र ऑर्गेनाइजेशन को इराक में ईरान की सबसे पुरानी प्रॉक्सी फोर्स कहा जाता है। दोस्तों, 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो सुलेमानी ने इराक के अपने इसी प्रॉक्सी फोर्स को असद सरकार की मदद करने को कहा था, जबकि अमेरिका बशर अल असद की सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना चाहता था। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और सऊदी अरब, यूएई और इजराइल की तरफ से दबाव किसी से छुपा नहीं है और इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अपने देश का प्रभाव बढ़ाने जनरल कासिम सुलेमानी की भूमिका बेहद अहम थी और यही वजह थी कि वो अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल की तिगड़ी की नजरों में चढ़ गए थे। अमेरिका ने तो उन्हें आतंकवादी भी घोषित कर रखा था। जनरल कासिम सुलेमानी को पता था कि ईरान की आवाम अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ईरान के लोगों की यही नब्ज उसने पकड़ी थी। वो खुद भी अमेरिका का पुराना दुश्मन था, इसलिए वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ नीतियां बनाता रहता था। इस्लामिक स्टेट के आतंक से बगदाद को बचाने के लिए उसकी लीडरशिप में ही ईरान समर्थित फोर्स का गठन किया गया था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इसका नाम था। जब ईरान और इराक के बीच 1980 में जंग हुई तो इसमें भी सुलेमानी की अहम भूमिका थी।
इस जंग में अमेरिका ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। 1998 में कर्ड्स फोर्स के कमांडर बने सुलेमानी ने मिडल ईस्ट के देशों में ईरान का प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने कवर्ड ऑपरेशंस और लॉयल मिलिशिया ट्रूप्स का नेटवर्क तैयार किया। कर्ड्स फोर्स के प्रमुख होने के साथ ही सुलेमानी को पश्चिम एशिया में देश की गतिविधियों के संचालन में महारत हासिल थी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोहियों से लड़ाई, ईरान में इराक समर्थक पैरामिलिट्री का उदय और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग समेत कई अन्य युद्धों का उन्हें रणनीतिकार माना जाता था। दोस्तों, सुलेमानी ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन का मुकाबला करने के लिए कुर्द लड़ाकों और शिया मिलिशिया को एकजुट किया था। यह भी कहा जाता है कि सुलेमानी ने हिजबुल्लाह फिलिस्तीन में सक्रिय आतंकी संगठन हमास को भी अपना समर्थन दे रखा था। ऐसे में उसका मारा जाना ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान था। ईरानी उसे अमेरिका के खिलाफ एक बड़े चेहरे वाले दुश्मन के तौर पर देखते थे और साथ ही इमोशनली भी वो उससे जुड़े थे। सुलेमानी की मौत के बाद कोई दूसरा चेहरा वहां नहीं है जिसे जनता अमेरिका के दुश्मन के तौर पर इस तरह देखती हो। इसलिए जनरल कासिम सुलेमानी की लोकप्रियता का अंदाजा उसके जनाजे में आई लाखों लोगों की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता था। अब आइए दोस्तों, थोड़ा ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सुलेमानी की कर्ड्स फोर्स ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी यूनिट का हिस्सा है। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद उस वक्त के ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के आदेश से रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का गठन हुआ था। इसका मकसद देश की इस्लामिक व्यवस्था की हिफाजत और नियमित सेना के साथ सत्ता का संतुलन बनाना था। ईरान में 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के साथ शाह के पतन के बाद ईरान में नई हुकूमत आई तो सरकार को लगा कि उन्हें एक ऐसी फौज की जरूरत है जो नए निजाम और क्रांति के मकसद की हिफाजत कर सके। ईरान के मौलवियों ने एक नए कानून का मसौदा तैयार किया जिसमें रेगुलर आर्मी को देश की सरहद और इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को निजाम की हिफाजत का काम दिया गया। लेकिन जमीन पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के रास्ते में आती रही हैं। उदाहरण के लिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कानून और व्यवस्था लागू करने में भी मदद करती है और सेना, नौसेना और वायुसेना को लगातार उसका सहारा मिलता रहा है। वक्त के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स ईरान की फौजी, सियासी और आर्थिक ताकत भी बन गई। हिजबुल्लाह और इराक के शिया लड़ाकों जैसे ईरान के करीबी आर्म्ड ग्रुप्स को हथियार और ट्रेनिंग देने का काम भी कर्ड्स फोर्स का ही है। माना जाता है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की अर्थव्यवस्था के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करता है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही कई चैरिटी संस्थानों और कंपनियों पर उसका नियंत्रण है। ईरानियन ऑयल कॉरपोरेशन और श्राइन ऑफ इमाम रजा के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स मुल्क का तीसरा सबसे धनी संगठन है। इसके दम पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में अच्छी सैलरी पर धार्मिक नौजवानों की नियुक्ति की जाती है। भले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में सैनिकों की संख्या नियमित सेना के सैनिकों की संख्या के मामले में करीब 3 लाख कम है, लेकिन इसे ईरान की सबसे ताकतवर फौज के रूप में जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर में ईरान के दूतावासों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जवान खुफिया कामों के लिए तैनात किए जाते हैं। ये विदेशों में ईरान के समर्थक सशस्त्र गुटों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। सुलेमानी सीरियन सिविल वॉर में राष्ट्रपति बशर अल असद के सलाहकार के रूप में भी देखे जाते थे। उन्हें इराक में चल रहे संघर्ष, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई के साथ कई अन्य मोर्चे पर की स्ट्रेटेजिस्ट भी माना जाता था। जहां दोस्तों सुलेमानी की मौत को एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, वहीं ईरान और अमेरिका और उनके सहयोगियों के बीच एक बड़े संकट के रूप में भी माना गया था। सुलेमानी की मौत के बाद इस बात की चर्चा खूब जोरों शोरों से की गई और ईरान में बड़े स्तर पर इसकी जांच भी हुई। ईरान के अनुसार उन्होंने अमेरिका के 125 लोगों की पहचान की है जो सुलेमानी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से ज्यादातर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और कई दूसरे सैन्य अधिकारी हैं। ईरान के साथ इराक भी इस मामले में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसी देश में जनरल सुलेमानी की हत्या की गई थी। करिश्माई के साथ ही रहस्यमय व्यक्तित्व वाले सुलेमानी की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वे डॉक्यूमेंट्रीज, समाचारों और यहाँ तक कि पॉप सॉन्ग्स तक का विषय बन गए थे। 2013 में CIA के एक पूर्व अधिकारी जॉन मैग्योर ने उन्हें पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया था। बहरहाल, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।